जय हिंद दोस्तों। आज हम इस पार्ट में रोमन एम्पायर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ में नोमैडिक एम्पायर के बेसिक फैक्ट को समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने मेरा प्रीवियस दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो रोमन एम्पायर से जुड़ा हुआ है उसको देख लिया होगा और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को अपने जहन में उतार भी लिए होंगे। चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। द रिलीजन ऑफ इस्लाम एरोज ड्यूरिंग द, इस्लाम धर्म का उदय किस काल में हुआ था? इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 7th सेंचुरी में। 7th सेंचुरी, आप याद रखिए। इससे कुछ जुड़े हुए कुछ फैक्ट जो आपको समझना है। आपको पता है कि 4th to 7th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था लेटर रोमन पीरियड में आता है और रोमन एम्पायर का डिक्लाइन भी 5th to 6th सेंचुरी में शुरू हो गया था, जब ससानियंस ने रोमन साम्राज्य के उत्तरी हिस्से पर अटैक किया और कुछ हिस्सा कैप्चर भी कर लिया था। बाद में ससानियन और थोड़े बहुत रोमन्स ने जो शासन कर रहे थे, यानी जो ससानियन लोग और जो थोड़े रोमन्स थे उन शासन कर रहे थे, दोनों को अरब्स ने हराकर संपूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। तो 7th सेंचुरी आते आते रोमन एम्पायर पर अरब का कंप्लीट कब्जा हो गया और प्रॉफेट मोहम्मद इस्लाम की नींव रखेंगे। इस तरह से इसका सही आंसर होगा 7th सेंचुरी, सी, ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन की ओर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर दैट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी रोमन साम्राज्य की सीमा निर्धारित करती थी? तो इसका सही जवाब होगा राइन रिवर। राइन रिवर, याद रखिएगा, राइन रिवर। कुल मिलाकर रोमन एम्पायर में तीन ही नदी का नाम आता है। नॉर्थ में राइन और डैन्यूब रिवर, दूसरा जो ईस्ट में यूफ्रेट रिवर, और साउथ में सहारा रिवर, सहारा डिजर्ट है, और वेस्ट में अटलांटिक ओशियंस है। तो याद रखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर है। प्रश्न संख्या 3, याद रखिए प्रश्न संख्या 3, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर दैट फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर? ईस्टर्न बाउंड्री में यूफ्रेट रिवर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, यूफ्रेट रिवर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। प्रश्न संख्या 4, द लेटर रोमन एम्पायर वॉज अटैक्ड बाई विच ईरानियन डायनेस्टी? उत्तर रोमन साम्राज्य पर किस ईरानी वंश ने हमला किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ससानियन डायनेस्टी। ससानियन यानी ससानियन डायनेस्टी, उमय्यन और अब्बासी डायनेस्टी, तो अरेबिक डायनेस्टी के थे। ये दोनों खलीफाओं के वंशज थे। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और दो बातें ध्यान रखा आपने। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। इन व्हाट ईयर डिड द ऑस्ट्रोगोथ्स इस्टेब्लिश देयर किंगडम इन इटली? ऑस्ट्रोगोथस ने 21 वर्ष इटली में अपना राज्य स्थापित किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 493 सी, 493 सी होगा था। यानी रोमन साम्राज्य में किस लेखन सामग्री का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था? आपके ऑप्शंस हैं कागज, पैपायरस पत्र और धातु की पट्टिकाएं, मिट्टी की पट्टिकाएं। जिन लोगों ने मेरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखा होगा उनको बखूबी इसका आंसर समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर है पैपायरस पत्र, ऑप्शन नंबर सेकेंड। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। उत्तर में रोमन साम्राज्य की सीमा का निर्धारण निम्न में से कौन सी नदी करती थी? जिन लोगों ने मेरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखा उनको जरूर इसका आंसर स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर होगा जैसे राइन, डैन्यूब, दजला और फरात। ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि 1 और 2 दोनों। इसका आंसर होगा राइन और डैन्यूब दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। रोमन साम्राज्य की सीमा का निर्धारण इन दोनों नदियों के द्वारा की जाती थी, राइन और डैन्यूब। अगला प्रश्न नंबर 3, प्रिंसिपेट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है सीजर, जस्टिनियन, ऑगस्टस, टिबेरियस। इसका सही जवाब होगा ऑगस्टस, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। शांति काल के रूप में किस शासक का कार्यकाल याद किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑगस्टस। ऑगस्टस का जो काल था वह शांति काल के रूप में समझा जाता था। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक मदें क्या थी? मुख्य व्यापारिक मदों में गेहूं, अंगूर, शराब, जैतून का तेल तीनों आता था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। प्रश्न संख्या 6 में रोमन साम्राज्य एक आधुनिक समाज था, इसके क्या कारण थे? रोमन साम्राज्य आधुनिक समाज था, याद रखिए उसके क्या कारण थे? पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें, रोमन समाज में एकल परिवार व्यापक था। दूसरा, महिलाओं को कानूनी अधिकार थे। तीसरा, दासों को पूंजी निवेश का दर्जा था। जिन लोगों ने डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखा होगा उनको इसका आंसर समझ में आ भी गया होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा, आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, चूँकि रोमन समाज में एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली का व्यवस्था था और महिलाओं को कानूनी अधिकार भी प्राप्त थे, यानी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर क सही होगा इसका। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। युग में सुमेलित कीजिए, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कैंपेनिया, एक्चुअली इसका कैंपेनिया
फ्यूम, वाइटिका, बाइजेकियम, ये जो किस देश से जुड़ा हुआ है, मिस्र, ट्यूनीशिया, इटली और स्पेन। इसका सही आंसर होगा ए का 3 होगा, यानी कैंपेनिया जो है इटली से जुड़ा हुआ है, फ्यूम जो है मिस्र से जुड़ा हुआ है, बाइटिका जो कि स्पेन से जुड़ा हुआ है, और बाइजैकियम जो कि ट्यूनीशिया से जुड़ा हुआ है। याद रखिए, इस तरह से ऑप्शन नंबर यानी सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वह सही है। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। निम्न में से कौन सी वास्तुकला रोमन साम्राज्य से संबंधित नहीं है? याद रखिए, रंगशाला संबंधित था, जल सेतु भी संबंधित था, कोलोसियम भी संबंधित था, और कैथेड्रल जो कि नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जो पूछा गया कौन संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा कैथेड्रल, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। कथन और कारण, इस तरह के प्रश्न भी आजकल पेपर में बनते हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर है। कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिडस नाम का एक नया सोने का सिक्का चलाया था, यह कथन है जो कि सही है। और कारण, स्पेन की खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी, नहीं। यह देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। जो कथन और कारण दोनों सही है, एक्चुअली दोनों अलग अलग चीज़ें कही गई है, लेकिन जो कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिडस नाम का सोने का सिक्का चलाया था, सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कारण, स्पेन की खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी, यह भी कारण सही है, लेकिन फर्स्ट वाले कथन का यह एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग होगा। अब इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एक नज़र में देख लेते हैं कि वह पेपर में इससे प्रश्न बनेंगे तो आप उसको बखूबी सॉल्व कर पाएँ। इसलिए रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताएं क्या थी? रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं की अगर बात करें तो उसमें एकल परिवार का स्वरूप था। जिन लोगों ने डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखा है उनको समझ में आ भी रहा होगा। एकल परिवार का स्वरूप था। परिवार में दास शामिल थे, दास यानी स्लैब सिस्टम। महिलाओं को स्वामित्व और संचालन का अधिकार था। महिलाओं को कानूनी स्वतंत्रता दी गई थी। तालाक देना भी आसान था। विवाह जो है परिवार के द्वारा ही की जाती थी, यानी परिवार जो निश्चित करते थे वहीं होती थी, और विवाह की आयु भी सुनिश्चित कर दी गई थी, यानी एक निश्चित समय के बाद शादी विवाह की व्यवस्था होती थी। काम चलाऊ साक्षरता था। महिलाओं में या पुरुषों में साक्षरता जो थी वह बहुत उत्कृष्ट तो नहीं, लेकिन काम चलाऊ थी, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वे लोग पूरा कर पाते थे। सांस्कृतिक विविधताएं विद्यमान थी, यानी कल्चरल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती थी। अनेक तरह की भाषाएं भी बोली जाती थी, और वहाँ पर शहरी जीवन था। ये सारी बातें आपको एक नज़र में रिकॉल कर लेना है कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताएं थी तो क्या क्या थी। तो इन वस्तु को एक बार जरूर एक नज़र डाल देंगे कि शहरी जीवन था, अनेक भाषाएं थी, सांस्कृतिक विविधताएं विद्यमान थी, काम चलाऊ साक्षरता था, और विवाह परिवार द्वारा ही की जाती थी। विवाह की आयु सुनिश्चित कर दी गई थी। तालाक देना आसान था। महिलाओं को कानूनी स्वतंत्रता दी गई थी। महिलाओं को स्वामित्व और संचालन का अधिकार दिया गया था। परिवार में भी दास शामिल थे, और एकल परिवार का स्वरूप था। इस तरह से आप उसको याद रखें। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, जो रोमन साम्राज्य को विश्व की क्या देन है। विश्व की देन की बात करें तो विश्व में साम्राज्य स्थापना का शुरुआत जो है रोमन साम्राज्य से ही होता है। तो पहला याद रखिएगा साम्राज्य स्थापना। दूसरा राज्य प्रबंध की शिक्षा, यानी राज्य की व्यवस्था, जिस तरह से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, हैविंग डिफरेंट यानी डिसेंट्रलाइजेशन आपने सुना होगा, विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो सके, इसके लिए सैनिक संगठन था। एक्चुअली सारी बातें हम जो कर रहे हैं वह विश्व को रोमन साम्राज्य से ही प्राप्त हुआ था कि सेना की व्यवस्था को, सेना में मजबूती होना जरूरी है, इस तरह की बातें सुनिश्चित की गई थी। जैसे सैन्य संगठन, राज्य प्रबंध की शिक्षा और साम्राज्य स्थापना। रोमन कानून भी विश्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देती हैं। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, जो ईसाई क्रिश्चियन जो धर्म के लोग हैं उनका जो प्रचार प्रसार वह इसी से शुरू हुआ। धार्मिक सहनशीलता, सड़कें एवं पुल, उस समय यातायात के साधन सुनिश्चित करने के लिए जो बाधाएं थी कि इस नदी से समुद्री रास्तों से व्यापार हुआ करता था, तो सड़कें एवं पुल इनका निर्माण करना भी रोमन साम्राज्य के ही देन है। भवन निर्माण कला जो कि वास्तुकला में आता है। साहित्य एवं दर्शन की अगर बात करें तो वह रोमन साम्राज्य का ही देन है। भाषा की अगर बात करें रोमन साम्राज्य का ही आउटपुट है। और शहरी जीवन भी और व्यापारिक गतिविधियाँ, ये सभी विश्व को रोमन साम्राज्य की देन है। सैनिक प्रबंध की अगर बात करें तो सैनिक प्रबंध की विशेषता थी, रोम सेना राजनीति की महत्वपूर्ण संस्था थी, यानी अगर जिसके पास सेना की समर्थता है वे राजनीति में सक्षम थे। वहाँ सेनाएं व्यावसायिक सेना भी कहलाती थी, जिनको नगद तनख्वाह दी जाती थी। और सेवा की अवधि की अगर बात करें तो उनकी सेवा की अवधि भी सुनिश्चित कर दी गई थी। जिस तरह से आज रिटायरमेंट का एज होता है, इसी तरह से कम 25 वर्षों तक सेवा करनी पड़ती थी। यह जो सुनिश्चित अवधि था, यह सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, वहाँ की सैन्य प्रबंध से जुड़ा हुआ था। सबसे बड़ा एकल निकाय था, यानी सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी थी। सेनेट में सेना का डर था। सेना का डर का मतलब सेनेट पर सेना का प्रभुत्व था। मतभेद होने पर गृह युद्ध हुआ करता था। आपसी अंतर्कलह की बात करें
आंदोलन व विद्रोह हुआ करता था। शासक तथा सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति उन्हीं के पास सुनिश्चित थी। यानी सैनिक के पास शासक हों या सम्राट हों, उनकी भाग्य निर्धारित करने की क्षमता होती थी। यानी जिनके साथ सेना है उनका समर्थन मजबूती से है, अदरवाइज उनको प्रॉब्लम होती थी। अगला पॉइंट देखें तो रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले कौन कौन से गुण थे। रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आधुनिक यानी मॉडर्न किन कारणों से समझा गया। तो पहला तो रोमन की सामाजिक स्थिति के बारे में, रोमन समाज के बारे में समझें। उसमें था उच्च वर्ग की कर वसूली। जो उच्च वर्ग के लोग थे वे कर वसूला करते थे, यह उनकी एक विशेष विशेषता थी। प्रशासन के कार्यों में सक्रिय सहायता मिलती थी। संभ्रांत वर्ग के लोग थे। संभ्रांत का मतलब जो उच्च यानी कुलीन परिवार के लोग, खानदानी लोग जिसको बोलते हैं। एकल परिवार था, न्यूक्लियर फैमिली थी। महिलाओं की स्थिति भी एक उस तरह की रोमन समाज की सामाजिक व्यवस्था को परिलक्षित करता है। कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता, अनेक भाषा भाषी लोग रहा करते थे। साक्षरता का विशेष ध्यान रखा गया। दूसरी तरफ आपने देखा कि वहाँ पर काम चलाऊ व्यवस्था थी साक्षरता में। तो साक्षरता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जो कि उनको आधुनिक दर्शाने में मदद करता। शहरी जीवन भी एक व्यवस्था थी। जो अर्बनाइजेशन की हम बात करें तो यहाँ पर शहरी जीवन, यह भी उनको आधुनिक दर्शाने के लिए एक कारण बना। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो मजबूत अर्थव्यवस्था थी और कंटेनरों का प्रयोग किया गया, जिसमें 2 कंटेनर आप बिल्कुल याद रखिएगा, परीक्षा उपयोगी है, एम्फोरा और ड्रेसल 20। एम्फोरा और ड्रेसल 20 जैसे कंटेनर का यूज़ लिक्विड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया करते थे। निर्यात, जो वस्तुएं बाहर भेजी जाती थी उनके लिए वस्तुएं और उत्पाद केंद्र के रूप में निर्यात का भी विशेष योगदान था अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। जल शक्ति का प्रयोग यानी वाटर पावर का यूज़ किया जाता था। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाती थी। ये सारी बातें उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। औद्योगिक पैमाने पर खानों से खनिज निकालना, यानी औद्योगिक पैमाने का मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के आधार पे खान से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, ये एक महत्वपूर्ण पहलू था जिसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो गई। संगठित व्यापार था। व्यापार जो थी वह बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में की जाती थी। बैंकिंग व्यवस्था, आज जो हम साहूकार से या बैंकिंग से लोन लेने की बात करते हैं तो उस तरह से वो उस ज़माने में भी रोमन समाज में भी बैंकिंग व्यवस्था थी। यानी लोन लेना आसानी से उपलब्ध हो जाता था। लोन ले सकते थे जिनको ज़रूरत पड़ती थी और अपने व्यापार का विस्तार करते थे और इस तरह से वहाँ की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होती चली गई। धन का व्यापक प्रयोग, जिन लोगों के पास धन था वे लोग उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ किया करते थे। तो इस तरह से वहाँ की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का वर्णन आप एक नज़र में ध्यान रख पाएंगे। अगली पहलू है यूनान और रोमवासियों की धार्मिक संस्कृति क्या थी। जैसे धर्म की बात करते हैं और संस्कृति की, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। धर्म से जुड़ा हुआ सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ। बहुदेववादी संस्कृति थी, वहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं का चलन था। अनेक देवी देवताएं थे। मंदिर, मठ और देवालय, देवालय का मतलब देवता का घर, का निर्माण हुआ करता था। अनेक पंथों एवं उपासना पद्धति में विश्वास था। वहाँ के लोग अनेक सिद्धांतों में विश्वास करते थे, अनेक रीति रिवाजों को फॉलो करते थे। स्वयं को एक नाम से न पुकारना, अलग अलग नाम से एक दूसरे को पुकारा करते थे। यहूदी धर्म का विशेष बोलबाला था। ईसाईकरण होना, यह भी वहाँ की एक धार्मिक संस्कृति से जुड़ा हुआ एक पहलू है। याद रखिएगा, ईसाईकरण होना यानी अधिकतर लोग ईसाई धर्म को अपनाना शुरू कर दिए। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच कठोर सीमाएं न होना, अलग अलग धर्म जो थे, धर्म समुदाय के लोग जो है उनके बीच कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, बाउंड्री नहीं थी। वे लोग चाहे तो मर्ज हो सकते थे। शक्तिशाली बिशपों, उसमें बिशपों का विशेष महत्व था। शक्तिशाली बिशपों द्वारा कड़ाई से धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाना, यानी वे लोग सख्ती से इस धर्म के लिए मानने के लिए, चाहे जिस सिद्धांत को पालन करने के लिए आदेश देते थे, उनका पालन करना सुनिश्चित हो जाता था। इस तरह से रोमन एम्पायर से जुड़ी हुई जो दोनों फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के अलावा इतनी सारी बातें याद कर लेंगे, इससे अधिक पेपर में प्रश्न नहीं बनेंगे। ध्यान रखिएगा, इन पहलुओं को एक बार जरूर एक नज़र में देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नोमैडिक एम्पायर। नोमैडिक एम्पायर यानी यायावर साम्राज्य। नोमैडिक का मतलब घुमक्कर से होता है, जो कभी एक जगह स्थायी रूप से नहीं टिक सकते, वह एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे, यानी घुमक्कर। नोमैडिक का मतलब होता है घूमने फिरने वाले, जिनका कोई अस्थायी ठिकाना नहीं होता है। यायावर साम्राज्यों के ऐतिहासिक स्रोत, उसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त होगी, तो उसके बहुत सारे पहलू हैं। जिस तरह से इतिहास को जानने के साधन अलग अलग हैं, ठीक उसी तरह नोमैडिक एम्पायर को जानने के भी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सोर्स जो हैं वह अलग अलग हैं। पहला इतिवृत्त। इतिवृत्त का मतलब जो कुछ वृत्तांत लिखा गया है पुरानी घटनाओं के आधार पे, उनके आधार पर हम उसको जान पाते हैं। दूसरा यात्रा वृत्तांत, यात्रा के दौरान जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे भी जान सकते हैं। नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज, जो भी वहाँ के जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, उन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके आधार पे हम उसको समझ पाए। चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषाओं से प्राप्त स्रोत जो हैं
वह भी एक जानकारी के साधन थे। तो याद रखिए, यायावर साम्राज्यों के ऐतिहासिक स्रोत में इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत, नगरीय साहित्यकार के स्रोत यानी दस्तावेज, चीनी भाषा, मंगोली, फारसी और अरबी भाषाओं में प्राप्त जो सोर्स थे, ये सब यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अब बात करेंगे, यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है, यानी उनका जो कंसेप्ट था वह निश्चित रूप से विरोधात्मक था, यानी विरोध करने वाले, क्योंकि यायावर जो लोग थे वह मूल रूप से घुमक्कर हुआ करते थे। मध्य एशिया के घुमक्कर का मतलब समझ में आया कि अस्थायी ठिकाना न होना, कभी आजकल कहीं और, कहीं परसों कहीं और, इस तरह से। मध्य एशिया के मंगोलों ने पार महाद्वीप यानी इस महाद्वीप के इस पार से उस पार साम्राज्य की स्थापना की और एक भयानक सैनिक तंत्र यानी उन्होंने एक बहुत बड़ा सैनिक सिस्टम को डेवलप किया और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। यानी नोमैडिक लोग जो थे वह एक जगह से दूसरी जगह तो जाया करते थे। इस सिस्टम के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़े सैनिक सिस्टम को तैयार किया, साथ ही शासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर रूपरेखा तैयार किया और उस पद्धति को पालन भी किया, जिसके कारण से यह साम्राज्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का बन पाया। मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में, स्टेपी प्रदेश यानी घास का मैदान में, 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित किया था। याद रखिएगा, मध्य एशिया के जो उन स्टेपी प्रदेशों में 13वीं सेंचुरी में जो चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित किया था। मंगोल जो थे विविध जन समुदाय के निकाय थे। याद रखिए, मंगोल कौन थे? अलग अलग जन समुदाय के एक समूह थे, जिनमें ततार, खितान, मंचू और तुर्की के कबीले शामिल थे। याद रखिएगा, मंगोल अलग अलग जन समुदाय का एक समूह था, निकाय था, जिनमें तातार, खितान, मंचू और तुर्की के कबीले शामिल थे। ये लोग पशुपालक थे, शिकारी संग्राहक। पशुपालक का मतलब पशुओं का पालन करने वाले, यानी जानवर पाला करते थे, जिनसे दूध, मांस, ऊन वगैरह प्राप्त किया करते थे। शिकारी संग्राहक थे, शिकार करना इनका मुख्य रूप से पेशा था। शिकार करते थे भोजन के लिए और कृषि कार्य नहीं करते थे। स्पष्ट रूप से हो गया कि जो यहाँ के लोग थे वह पशुपालक थे और शिकारी संग्राहक थे, जबकि कृषि कार्य से उनको कोई अवगत नहीं थे, वे लोग पता नहीं था। उन्हें मंगोल कहा गया। याद रखिएगा, निर्जातीय और भाषाई संबंधों ने मंगोलों को परस्पर जोड़ रखा था। जो भाषा संबंध थी, यानी अगर आप देखते होइएगा कि अगर आप सेम भाषाभाषी लोग जब कभी मिलते हैं तो उनमें एक आपस में तालमेल हो जाता है और वह खुल के बात करना शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह से इस मंगोलों ने अपनी भाषा के आधार पर अलग अलग जातियों से संबंध बना रखा था और उनका मकसद था कि एकजुट में बनाए रखना। दूसरा, स्टेपी क्षेत्रों की अगर बात करें, स्टेपी क्षेत्रों में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों तथा मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार एवं वस्तु विनिमय के लिए पड़ोस में स्थित चीन में जाना पड़ता था। जब आपके पास संसाधनों की कमी होती है तो आप क्या करते हैं? आपस में लेन देन करना शुरू करते हैं। जिनके पास है वह आप उनको देते हैं, जिनके पास आपके पास जो चीज़ नहीं है वह उनसे ले लेते हैं, यानी वस्तु विनिमय पर। आपको याद होगा, यानी बार्टर सिस्टम, जब पैसा का प्रचलन नहीं था तो गुड्स आर एक्सचेंज बाय गुड्स, यानी वस्तु का विनिमय किया जाता था। यानी हमने जो वस्तु दिया बदले में आपसे हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले ली, जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की आप ले लो, उसके बदले में हम दूसरी चीज़ ले लिया करते थे। तो इस तरह से जो मंगोल थे, यानी स्टेपी क्षेत्र में संसाधन की कमी थी, जिसके कारण मंगोल जो और मध्य एशिया के नोमैडिक लोग, यायावर लोग व्यापार एवं वस्तु विनिमय के लिए पड़ोस में जो चीन था उससे अदला बदली किया करते थे। चीनी लोगों को यह शिकार किए गए पशु, घोड़े तथा फर दे करके बदले में कृषि उत्पाद, चूँकि इनको कृषि का ज्ञान नहीं था इसलिए ये लोग उनको शिकार किया हुआ चीज़ दे देते थे और बदले में चीन से ये लोग कृषि उत्पाद तथा लोहे के उपकरण लाया करते थे। अब लोहे का उपकरण का मतलब लोहे के औजार, जैसे भाला हुआ, फर से जो उसको जो शिकार करने में मदद मिलता हो, इस तरह के औजार बदले में लाया करते थे। अगली बारी है बर्बर। बर्बर शब्द यानी यूनानी भाषा का शब्द बरोशा से बना हुआ है। याद रखिए, बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बरोशा से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य है गैर यूनानी, यानी नॉन यूरोपियन या नॉन, यानी याद रखना गैर यूनानी। बर्बर का मतलब गैर यूनानी, यानी यूनानी के अलावा। बर्बर असभ्य बोलते हैं ऐसे उसको। यायावर कबीले चीन पर बार बार आक्रमण करते थे चूँकि और नगरों को लूट लेते थे। जैसे आपने देखा कि उनको कृषि का ज्ञान नहीं था, तो कृषि उत्पाद हुआ कहाँ से प्राप्त करते थे? तो चीन से प्राप्त करते थे। इसी उद्देश्य से प्रेरित होते हुए वे चीन पर बार बार आक्रमण करते थे और नगर को लूट लिया करते थे। उनके आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के लिए, ध्यान दीजिए, यायावर के जो आक्रमण हुआ करते थे, अब इनसे बचने के लिए चीन अपनी सुरक्षा के लिए चीनी शासकों ने महान दीवार बनवाई थी। एक प्रश्न यहाँ भी बनेगा, चीन की महान दीवार क्यों बनवाई गई थी? तो यायावरों के आक्रमण से बचने के लिए। आज जो हम लोग घर में बाउंड्री करवाते हैं या कोई बारबेड वायर लगवा देते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है कि कोई मतलब अनवांटेड लोगों का इंटरेंस ना हो उसमें।
यानी अवांछित लोग उसमें प्रवेश न कर पाएँ, इसलिए हम लोग क्या दीवार खिंचवा देते हैं। ठीक उसी तरह चीन के शासकों ने यायावर आक्रमणों से बचने के लिए महान दीवार बनवाई थी। इसी क्रम में एक बात और याद रखिए, चंगेज़ खान, जिनका प्रारंभिक नाम तैमूजिन था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तैमूजिन। 1206 ईस्वी तक उसने अपने शत्रुओं उसने चंगेज़ खान, जिनका प्रारंभिक नाम क्या था? तैमूजिन था। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तैमूजिन। 1206 ईस्वी तक अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। याद रखिएगा, चंगेज़ खान ने 1206 ईस्वी तक उसके जितने भी शत्रु नजर आए थे या जो भी उभर कर सामने आए, उनका वह निर्णायक रूप से उनको पराजित किया और स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। स्टेपी क्षेत्र में बार बार बोलूँगा, वो घास का मैदान जो समतल होता है और बहुत विस्तृत रूप से घास जो जानवरों के मतलब पशुचारण के लिए और बहुत ही आवश्यक होता है, वहाँ पर शिकार करना आसान होता था। इसलिए 1206 ईस्वी तक जितने भी थे, उन सबको हरा करके वह अपना प्रभुत्व यानी सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उभर गया और चीन में महान दीवार बनवाया गया था इन्हीं यायावरों से बचने आक्रमण से बचने के लिए। इसलिए 1206 ईस्वी में कुरीलताई, याद है कुरीलताई की एक सभा में उसे चंगेज़ खान, याद रखिए 1206 ईस्वी में एक सभा हुई थी जिसमें कुरीलताई लोग शामिल थे। कुरीलताई याद रखना है, उसे चंगेज़ खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया, जिसे चंगेज़ खां भी याद रखिए। चंगेज़ खां का 3 नाम याद रखिए, चंगेज़ खां, समुद्री खान और सार्वभौम शासक के रूप में इनको जाना गया, मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। तो इस तरह से ये सभी नामों से इनको जाना गया। चंगेज़ खां को समुद्री खान भी कहा गया, सार्वभौम शासक भी कहा गया, मंगोलों का महानायक भी घोषित कर दिया गया। कब? 1206 ईस्वी में। किसके द्वारा? कुरीलिताई द्वारा। कुरीलिताई की एक सभा में इसे घोषणा की गई थी। अब हम बात करेंगे चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियां क्या थी। आखिरकार ये इतने बड़े सम्राट घोषित हो गए शासक, तो फिर इनकी क्या क्या विशेषता थी। चंगेज़ खां सेना में कुशल घुड़सवार, याद रखिए सेना में जो लोग थे वह कुशल घुड़सवार थे। घुड़सवारी में दक्ष हासिल करने वाले लोग ही इनके सेना में शामिल थे, इसलिए सेना में इनकी बहुत बड़ी पकड़ थी। सेना में तीरंदाजी का अद्भुत कौशल था। उस समय तो आज के अत्याधुनिक हथियार की तरह चीज नहीं, शस्त्र नहीं था, उस समय यही तीर धनुष की बात होती थी। तो सेना में तीरंदाजी का अद्भुत कौशल उनके पास था और सशक्त एवं अनुशासित सैन्य शक्ति थी। जब तक आप अनुशासन नहीं होगा, आप सशक्त नहीं होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आपका अच्छा हो ही नहीं सकता। तो जो चंगेज़ खान की जो सैनिक उपलब्धि थी, उसमें उनकी सशक्तता एवं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो वेल डिसिप्लिन था, वह एक विशेष विशेषता थी। घेराबंदी यंत्र, यानी घेरा लगा करके यानी चारों तरफ से घेर लिया करते थे और उसके बाद उस पर आक्रमण एक साथ कर दिया करते थे, जो उनकी खास विशेषता थी। नेफ्ता बमबारी, बमबारी भी वे भी एक उनकी एक विशेष विशेषता थी। ये बमबारी करना वह उनके लिए विशेष सैनिक उपलब्धियों में गिना जाता था। अभियानों में हल्के चल उपस्करों का प्रयोग किया जाता था। जो अभियान होता था उसमें ऐसे जैसे हल्के हल्के चीज़ का यूज़ किया करते थे जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, उनका उपयोग किया जाता था। इसलिए यह उनकी सैनिक उपलब्धियों में गिनती की जाती है। चंगेज़ खान द्वारा सेना का पुनर्गठन भी किया गया। प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित करके उनके सदस्यों का नवीन सैनिक इकाइयों में विभाजन करना। याद रखिए, उन्होंने जो पहले से जो एक ट्राइबल समूह था उनको सेपरेट कर दिया और उनको एक नए नए यूनिट में उनका सेपरेशन किया गया। जैसे उदाहरण के लिए तुमन, तुमन सेना की सबसे बड़ी इकाई थी जिसमें लगभग 10,000 सैनिकों की टुकड़ी थी, जिसमें अनेक कुल के और कबीले के लोग शामिल थे। यानी कुल मिला के आप समझिए कि तुमन एक यूनिट बनी जो सबसे बड़ी यूनिट के रूप में समझी गई, जिसमें लगभग 10,000 सैनिक थे और कुल मिलाकर के उसमें अलग अलग कुल के अलग अलग कबीले के लोग शामिल थे। नई सैनिकों की टुकड़ियों को जो उनके 4 पुत्र यानी चंगेज़ खां के 4 पुत्र जो उनके अधीन थी, उसको नोयान कहा जाता था। यानी नए नए टुकड़ी उन्होंने बोला था, सेना का पुनर्गठन किया और उन्होंने जो जो 4 पुत्र थे उनके अधीन उन टुकड़ियों को सुरक्षित रख दिया और उसको नोयान कहा जाता था। याद रखना है नोयान क्या था। तो जो नए सेना की टुकड़ी थी, सैनिकों की टुकड़ी थी जो उनके पुत्रों के अधीन थी, जिसे ही नोयान कहा जाता था। अपने राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखने के लिए फुर्तीली हरकारा पद्धति अपनाई गई। आज जो हम देखते हैं कि सैनिकों में हमेशा मेडिकल चेकअप की जाती है, सैनिक हमेशा चुस्त दुरुस्त हमेशा तैयार रहते हैं, कहीं एक बार आदेश देने की जरूरत है तुरंत टूट पड़ते हैं। क्यों? चूँकि ऐसा सिस्टम है कि ज़रूरत पड़ने पर आप देर ना लगाएं। एक्टिव लोग की ज़रूरत होती है, उसे मोटे पेट वाले यानी जो फिर शारीरिक रूप से अस्वस्थ हों लोगों को सैनिक में रखने की ज़रूरत नहीं, उनको निकाल दी जाती। ठीक उसी तरह उस ज़माने में भी फुर्तीली हरकारा पद्धति अपनाई गई। अपेक्षित दूरी पर निर्मित चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े
तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे। यानी दो बातें ध्यान रखिए, एक निश्चित समय अंतराल पे, निश्चित दूरी पे एक पुलिस चौकी जैसे बनाई जाती है, ठीक उसी तरह उस ज़माने में भी अलग अलग चौकियाँ बनाई गई थी, जहाँ पर स्वस्थ घोड़े और उनके जो घुड़सवार होते थे, जो संदेशवाहक का काम करते, मैसेज ट्रांसमिट करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, तो ये सारी बातें उस समय भी हुआ करती थी। यह सब विशेषता में समझी जाएगी। इसके लिए मंगोल अपने घोड़ों तथा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा कुबकर यानी कुबकुर प्रदान करते थे। इसके लिए वो क्या करते थे, अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा कुबकुर प्रदान करते थे। यह मंगोल के लिए विशेष यह महत्व की बात थी। तो इसी तरह से आप कुछ और भी बात समझिए। चंगेज खान ने नवविजित प्रदेशों का जो नए विदेश यानी जो नए जीत किए हुए प्रदेश थे, शासन अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। अभी आपने देखा सैनिकों को भी अपने नियंत्रण में रखा था, 4 पुत्रों को सौंप दिया। इस प्रकार जो 4 क्या कहलाए उलूस का गठन किया गया। एक बार फिर से समझिए, चंगेज खान ने जो नए क्षेत्र जीते थे उस पर शासन अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। उसको 4 पुत्रों को सौंप देने से यानी जो प्रदेश दिए गए उसको उलूस कहा गया। उलूस याद रखिएगा, उलूस जो नवविजित प्रदेश थे जो पुत्रों के अधीन थे उसको उलूस कहा गया। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों का एक एकीकृत जनसमूह बन गया था। 13वीं सेंचुरी के बीच तक मंगोलों का एक यूनाइटेड जनसमूह बन गया, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी जीवन समाजों पर शासन किया, जिनके अपने अपने इतिहास भी रहे थे। अपनी अपनी देखिए, अपने अपने इतिहास का मतलब जैसे जैसे उन्होंने समाज पर शासन किया वह कष्ट निश्चित रूप से आसानी से प्राप्त नहीं हुआ होगा, उसके कुछ इतिहास बने ही होंगे। अलग अलग कल्चर भी थे, संस्कृतियाँ भी अलग थी, अलग अलग नियम थे, यानी उनका अपना इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने नियम थे। अपने साम्राज्य पर राजनीतिक प्रभुत्व होने के बावजूद भी संख्यात्मक रूप से मंगोल अल्पसंख्यक रहे थे। देखिए, अपने साम्राज्य पर उनका राजनीतिक प्रभुत्व तो था ही, इसके बावजूद भी संख्या में कमी होने के कारण वे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में काउंट होते थे, क्योंकि वैसे लोग लड़ाका लोग कम थे, लेकिन शासन उन्हीं का था। जैसे आप उदाहरण के रूप में दक्षिण अफ्रीका में समझे होंगे आप कि वहाँ पर जो ब्लैकिश लोग थे वह 71% थे और 29% जो है लोग वाइटिश थे, लेकिन शासन वाइटिश लोगों का था, जिसके लिए नेल्सन मंडेला ने विद्रोह किया था वहाँ पे। तो इस तरह से आप समझिए वो अल्पसंख्यक थे, लेकिन शासन उनका ही था। अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए उन्होंने यास विधि संहिता को अपनाया था, यानी उनकी एक अपनी आइडेंटिटी हो, अपना एक स्पेसिफिकेशन हो, इसकी रक्षा के लिए उन्होंने एक यास विधि को यानी यास विधि संहिता, याद रखिए संहिता मतलब कानूनों का संग्रह, उन्होंने एक अलग सिस्टम जनरेट किया, तो उसका नाम याद रखिएगा, यास विधि संहिता। यास को प्रारंभिक स्वरूप में यसाक लिखा जाता था। इसे चंगेज खान ने सन 1206 ईस्वी में करेलुताई में लागू किया गया था। इसका अर्थ था विधि, आज्ञप्ति या आदेश। याद रखिएगा, वह कानून जो आदेश देने लायक था, यानी जो आदेश के लिए बना था कानून, उसी को यास नाम दिया गया। उसमें सिर्फ ऑर्डर ही दिए गए थे कि आपको यह चीज़ करना है। इसमें प्रशासनिक विनियम हैं, विनियम है, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के जो कुछ नियम कानून हैं वो दिखाए गए हैं, जैसे कि आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन, शिकार करने की क्या विधि है, सैन्य प्रणाली क्या है और डाक प्रणाली, इनके संगठन से जुड़ी हुई तथ्य भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से इनका ध्यान रखिएगा। मंगोलों के पतन, आखिरकार इतने सिस्टम होने के बाद भी उनका भी पतन हुआ था। उसके पीछे कुछ कारण थे, जिन कारण को शॉर्ट में समझ लेते हैं। उनकी संख्या बहुत कम थी, अभी आपने पीछे देखा वह माइनॉरिटी में थे, संख्या कम थी, यह भी उनके पतन का कारण बना। और वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। उनकी प्रजा थी वह सभ्य थी, लेकिन वह बर्बर समूह के थे, इसका मतलब उनमें सभ्यता की कमी थी। यह भी एक उनके पतन के कारण के रूप में उभर कर सामने आया। आपसी विरोध व आपसी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना, आपस में जो विरोध था और अपनी सभ्यता को जो जीते गए प्रदेश थे उनकी सभ्यता में मिलाना, यह भी उनके पतन का कारण बना। तीसरा, मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया जाना, यानी मंगोल जो थे वह अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को भी अपनाना शुरू किए, जो आपसी फूट का कारण बना। मंगोलों के पतन के मुख्य रूप से 3 कारण समझे गए। अब बारी है शासकों के रूप में चंगेज खान की उपलब्धियां। अगर शासक के रूप में देखें तो चंगेज खान की बहुत बड़ी उपलब्धियां थी। उसमें सबसे पहले मंगोलों को संगठित करना, यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता कहें, उपलब्धि कहें। कबीलाई लड़ाई और चीनी शोषण से मुक्ति, कबीलाई लड़ाई और चीनी शोषण से मुक्ति, चीन जो शोषण करना शुरू कर दिया था उससे मुक्ति दिलवाना चंगेज खान की सबसे बड़ी उपलब्धि में काउंट होता है। विशाल सेना का संगठन, सेना का एक विस्तृत समूह होना, यह भी चंगेज खान की उपलब्धि में काउंट होता है। फुर्तीली हरकारा पद्धति, जिसमें सूचना का
संचार होता था एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए बलवान घोड़े रखे, घुड़सवार रखे गए और एक सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना इसके शासन की विशेष चंगेज़ खां की शासन की विशेष उपलब्धि के रूप में समझा गया। व्यापार के रास्ते एवं बाजारों की पुनर्स्थापना, व्यापार किस रास्ते से सुगम एवं आसानी से हो सकता है, सुगम एवं सुरक्षित। दूसरा, बाजारों की पुनर्स्थापना, बाजारों की जो व्यवस्था थी उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, उनको पुनः स्थापित किया गया। बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक समाज का निर्माण, अनेक जाति के धर्म के लोग, अनेक भाषा भाषी लोग, ये अनेक जाति के लोग एक साथ समाज में रहना शुरू कर दिए, यह भी एक उनकी विशेषता थी। पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना करना, जो महाद्वीप हैं वह पार महाद्वीपीय यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक साम्राज्य की स्थापना करना, यह भी चंगेज़ खां की शासन की उपलब्धियाँ थी। अब हम बात करेंगे लास्ट में एक पॉइंट और भी। अब मंगोलियाई एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज़ खां एक महान राष्ट्रनायक के रूप में और आराध्य शक्ति के रूप में मान्य है। यह चंगेज़ खां की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो याद रखें, इतनी सारी फैक्ट जो है इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में हमने 2 बातें आपको स्पष्ट कर दी। एक, रोमन साम्राज्य के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के बाद कुछ फैक्ट जो आपको रिकॉल करने हैं, जो इस वीडियो से आप देख लेंगे। और दूसरा, नोमैडिक एम्पायर को भी इस चैप्टर में आप को भी समझ लेंगे। अगले वीडियो में आप इसी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरे पार्ट को भी कवर करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट को भी कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी परीक्षा के लिए और आपके ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।